हेलो क्लास 11। हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अब तक हम बहुत सारी एडवांसमेंट्स पढ़ चुके हैं उसके अंदर, जिनमें से एक एडवांसमेंट हम कल ही पढ़ी थी जो थी बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बोहर ने क्या क्या बोला। बोहर ने हमें स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट दिया। ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट पे जाता है और लोअर स्टेट पे आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ निकाल सकते हैं उसकी, हम इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि एक चीज कंसेप्ट है जो वो रहता है, वो ये कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो आपको उसके अंदर स्पेक्ट्रा दिखता है, वो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो ब्राइटनेस है, जो क्या है ब्राइटनेस है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ब्राइटनेस कह लो, इंटेंसिटी कह लो। इनकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। कितने फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो वाले फोटॉन्स जो वो वेवलेंथ को कैरी कर रहे हैं, उस वेवलेंथ को कैरी कर रहे हैं या फिर उस फ्रीक्वेंसी के हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आया था ना वो। तो ये हमें क्या बताता है कि अगर आपको स्पेक्ट्रा जो है वो ब्राइट चाहिए तो आप नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ा दीजिए, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स और वो वाले फोटॉन्स को भेजिए जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को उस एनर्जी लेवल पे एक्साइट कर सके। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे फिर उतने ही ज्यादा वो ग्राउंड स्टेट पर आएंगे। अब वो ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो फिर वो उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हाईली इंटेंस मिलेगा, हाईली कलरफुल मिलेगा। आ गई बात समझ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे होती है। तो इससे का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एनर्जी बढ़ा दो, क्या कि आप सोर्स की एनर्जी अगर बढ़ा दोगे तो आपका जो स्पेक्ट्रा है वो ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, ये कहने का मतलब नहीं है। आप बात को समझिए। हम जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स होती है। उस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तभी जाकर क्या होगा, ट्रांजिशन होगी, हायर ऑर्बिटल पे या हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी गैप है उतनी ही आप फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल सकते हो। अगर आपको क्या करना है, इंटेंसिफाई करना है उसको, तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दीजिए, ना कि आप एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ा दो। ठीक है, ये कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, उसी फ्रीक्वेंसी के डालने हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ा दो, तब जाके आपकी जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो बढ़ जाएगी। फिर आता है हमारा कि बोहर जी ने जो बताया वो बात ठीक थी, बहुत हद तक उन्होंने क्या बता दिया, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके बता दी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेडियस जो है, न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट का रेडियस है वो कैलकुलेट करके बता दिया। ये बता दिया कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच के जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, उसके बारे में बता दिया। मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बता दिया। इंडिविजुअल ऑर्बिट जो होती है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करके बता दी। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस थी बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर। बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। लिमिटेशंस क्या थी कि ये हाइड्रोजन लाइक के लिए तो, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ और आ जाता, हीलियम आ जाता, लिथियम आ जाता, तो उनके लिए ये सही नहीं था। उसके अंदर वो डिफाइन नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्या कर सकता है, एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, इस सिस्टम को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। जब हीलियम की बारी आएगी तो आप जानते हो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है। हीलियम के अंदर दो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दो ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो अब जो दो इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो उनका जो, अगर वो ये नहीं बता पाया कि वो इसी ऑर्बिटल में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, उनका मोशन क्या होगा, तो ये सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
तो उसकी ये फर्स्ट लिमिटेशन थी कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो ठीक है ये, लेकिन इससे हायर अगर जाते हैं तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। दूसरा, वो स्प्लिटिंग नहीं डिफाइन कर पाया स्पेक्ट्रल लाइंस की कि वो कैसे होती है। स्प्लिटिंग का क्या मतलब, मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताया था कि अगर सैंपल है, यहाँ पर आपका सैंपल है, यहाँ पर आपने एनर्जी डाली, एच म्यू एनर्जी डाली और इसने एब्जॉर्ब कर लिया और डिटेक्टर ने यहाँ पर क्या किया, डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्टर ने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया और आपको पीक दे दी, ठीक है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो इसके ऊपर कोई चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को भी डिफाइन नहीं कर पाया। और जो ये स्पेक्ट्रल पीक आ रही है, ये एब्जॉर्प्शन आ रहा है इस सैंपल का, इसको भी वो डिफाइन नहीं कर पाया कि ये जो पीक है ये ब्रॉड आ रही है, कम आ रही है, पतली आ रही है, मोटी आ रही है, ये चीजें भी वो डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्पेक्ट्रा पे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेक्ट्रा पे इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट। नहीं, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का होता है ज़ीमन इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, स्पेक्ट्रा पे पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे ज़ीमन इफेक्ट। इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे और उसका स्पेक्ट्रा के ऊपर इफेक्ट देखें तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। अब उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे बात समझ। तो ये उसके अंदर कमियां थी कि वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीशीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमन इफेक्ट को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये लिमिटेशंस किसकी हैं, बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर की है, बोहर एटॉमिक मॉडल की है। आई बात समझ, ठीक है। एक वो जो तीसरी आती है, तीसरी लिमिटेशन जो आती है, वो ये भी डिफाइन नहीं कर पाया कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि वो ये बता नहीं पाया कि हाइड्रोजन जो है वो एटम्स H2 मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटली पता लगाते हैं कि ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे। अब जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, जो ये केमिकल बॉन्ड है, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं बता पाया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। उसने सिर्फ क्या किया, सिर्फ एक एलिमेंट को पकड़ा, एक एटम को पकड़ा हाइड्रोजन, उसके अंदर भी वो एक इलेक्ट्रॉन वाला था, इसी को वो बता पाया सारा कुछ, ठीक है। उसके अंदर भी उसकी कमियां थी, बाकी वो किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो हायर स्टडीज में हम पढ़ते हैं, हमें तो बेसिकली इनसे मतलब है मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है ना। आपको पानी है, पानी के अंदर क्या होता है, H2O होता है, 2 H होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। वो कैसे बॉन्डेड हैं, उनकी ओरिएंटेशन कैसे है स्पेस में, और वो बनते कैसे हैं, या उनके बॉन्ड की एनर्जी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये कुछ भी वो डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये उसकी थर्ड लिमिटेशन थी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या चीज, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके अंदर क्या डिफाइन किया गया, इसके अंदर ये डिफाइन किया गया कि जो आपकी क्वांटम होती है, क्वांटम का मतलब होता है कि एक स्पीशीज जो एटम है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्वांटाइज्ड बोला था मैंने पहले। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वांटम के जो फील्ड होता है, एक फील्ड है स्पेसिफिकली फिजिक्स का और एक सब्जेक्ट है क्वांटम, उसको पढ़ा जाता है। उसके अंदर आपकी एनर्जीज को कैलकुलेट किया जाता है, जो वेव नेचर है आपके एटम का उसको स्टडी किया जाता है, उसके अंदर वेवलेंथ को स्टडी किया जाता है, उसकी एनर्जीज को स्टडी किया जाता है। तो वो हमारा होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब उसके अंडर हम पढ़ेंगे कि जो ऊपर कमियां देखी गई बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, उनसे थोड़ा आगे कैसे बढ़ा जाए, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हम दो चीजें पढ़ेंगे।
दो चीजें जो है उनमें से पहली चीज जो है वो ये है कि ये ड्यूअल नेचर जो है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, उसको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। ये टंटा ही खत्म कर देंगे कि ड्यूअल नेचर को कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज का सॉल्यूशन दिया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि तुम एटम को ना वेव मानो ना तुम पार्टिकल मानो, दोनों एक साथ होते हैं वो। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। उसने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। क्या डिटरमाइन किया उसने? जो वेव है, ठीक है, वेव के पास क्या होता है? लैम्डा होता है। ठीक है, लैम्डा भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो उसने वेव नेचर का तो लैम्डा, और पार्टिकल नेचर के अंदर क्या होता है? पार्टिकल नेचर के अंदर मोमेंटम होता है। तो उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली इन दोनों को मिला दिया। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली ने क्या किया? डी ब्रोगली ने ये बोला कि आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है वो वेव नेचर है। वेव नेचर को मैं मर्ज कर रहा हूं किसके साथ? मोमेंटम के साथ, जो कि पार्टिकल नेचर है एटम का। इन दोनों को मैं कोरिलेट करके दे रहा हूं तुमको। अब तुम वेवलेंथ भी निकाल सकते हो किसी एटम की, और तुम उसका पार्टिकल नेचर यानी उसकी मोमेंटम भी निकाल सकते हो एक साथ। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को डिफाइन कर दिया उसने और ये फॉर्मूला दे दिया। इससे हम न्यूमेरिकल के अंदर लैम्डास भी पूछ सकता है, वो लैम्डा भी वेवलेंथ भी पूछ सकता है आपकी, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मास क्या होगा। x तो जो है ये कांस्टेंट है, ये हमें पता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आ गई बात समझ? अब इसके ऊपर डी ब्रोगली के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये बोलता है, इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते ही हम क्वांटम्स पे चले जाएंगे कि जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था पिछली क्लास में, उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रॉन के और ज्यादा डीप एड्रेस के ऊपर जाएंगे कि उसके बाद क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के पास और भी क्वांटम नंबर्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट के अंदर सिर्फ ये चीज रह जाएगी कि आपको एलिमेंट दे दिया तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है। तो वो मैं आपको लास्ट में सिखा ही दूंगा, ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया, कितना दे दिया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या दे दिया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी दे दी। क्या दे दिया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी? 3.0 इंटू 10⁻25 जूल। 3.0 इंटू 10⁻25 माइनस का 25 जूल। ये क्या दे दी? एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है लैम्डा। लैम्डा पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ। हमारे पास एक अभी अभी हमने डी ब्रोगली पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m e, h अपॉन m v, ये पढ़ा था। लैम्डा पूछा है, लैम्डा पूछा है तो इसको x रख सकते हैं। h की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, मास की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दी। v हमें चाहिए, v के लिए इसने ये हिंट दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। ये होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी का। मास है ना, जो मास को m ही रहने दो। क्या करो? इसको एज इट इज रहने दो, इसको इसकी वैल्यू पुट मत करो। ठीक है, तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी। किस चीज में हेल्प होगी अभी बताऊंगा तुम्हें। देखो 3.0 इंटू 10⁻⁻25 ये है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में m कर दिया, इज इक्वल टू v का स्क्वायर, और v का स्क्वायर है तो इसको v कर दिया। ठीक है, अंडर रूट कर दिया, v स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो अंडर रूट ले लेंगे तो v स्क्वायर का v बच जाएगा। अब देखो अब क्या होगा? अब ये v की वैल्यू आप यहां रख दो, h की वैल्यू तुम्हें पता है, m की वैल्यू मत रखो, m की वैल्यू को एज इट इज रहने दो।
3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस का 25 इंटू 2 अपॉन का m, ये आ गया। m को अंदर अगर जाना है, ठीक है, m को क्या करना है, अगर तुम यहाँ पे वैल्यूज ही रख दो, अगर ये अंडर रूट नहीं होता ना तो ये कैंसिल हो जाता। मैं वो सोच रहा था कि अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको m की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी पड़ेगी, आप दोनों जगह m की वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ दो जगह पुट हो जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ज्यादा चक्करबाजी में मत पड़ो, सीधा न्यूमेरिकल का जो वैल्यूज है वो रख देना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसे आपका ये न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक बहुत अच्छी बात छुपी है, अगर वो आप कैच कर पाए, नहीं उसमें वो, हाँ ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जो है वो ये है कि लैम्डा दे दिया, हाँ इसमें भी एक अच्छी बात है, 3.6 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ दे दी, पूछा क्या है, मास ऑफ फोटोन पूछा है। अरे बहुत आसान है, मास ऑफ फोटोन। अब देखो भाई लैम्डा क्या दे दिया, 3.6 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं ये कर दूं, मुझे क्या पता है, h अपॉन एम वी इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 3.6, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34। उसने पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा होगा, मास ऑफ फोटोन पूछा है, मास ऑफ फोटोन पूछा है v। अब ये देखो इसके अंदर दो ट्रिक्स हैं, एक तो कि ये बताओ कि v और m दोनों चीजें अननोन हो गई, मास ऑफ फोटोन तो उसने पूछा ही है, ठीक है, ये तो तुम्हें निकालना था, लेकिन v भी तो अननोन हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है जो कि अननोन है तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। सब चीजें पता है, सिर्फ एक नहीं पता तो कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों ही वेरिएबल्स आपके पास ऐसे हैं कि जो दोनों ही आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये जो v है ये छुपा है यहाँ पर, कैसे, फोटोन बोल रहा है ना, फोटोन मतलब लाइट, लाइट के अंदर ही तो फोटोन होते हैं, और लाइट की जो स्पीड होती है वो तो फिक्स है, 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो इसको क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 टू पावर 8। मास जो है, मास ऑफ फोटोन निकल जाएगा। अब एक और गलती है यहाँ पर, एक और गलती क्या है, जल्दी पकड़ो। यहाँ पर एक और गलती ये है कि ये भी मैंने एसआई यूनिट में ले लिया, ये भी मैंने एसआई यूनिट में ले लिया, लेकिन ये एसआई यूनिट में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है। इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो माइनस का 10 आएगा, यहाँ पर भी माइनस का 10 आएगा, तब जाकर ये आंसर m का बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर 626 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये आ गया आपका मास। आ गई बात समझ। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं, और इनका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, बस अब तो कैलकुलेशन बची है, वो कर लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता देना, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप इसको पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये चैप्टर्स, उसके बाद हम एंड एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि अगर हम सारी वीडियोस को देखकर और फिर एंड एक्सरसाइज वाली वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।